बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, इस वक्त इस्लामाबाद में दो अहम चीज़ें ज़ेर बहस हैं। एक सियासी मामला है और एक आइनी मामला है। बज़ाहिर सियासी मामले की अगर बात करते हैं तो सियासी मामला पहले विद इन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और फिर विद इन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद पीपल्स पार्टी बमुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। ये तो है एक सियासी मामला, इस पर क्या कुछ चल रहा है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक आइनी मामला है और आइनी मामला है इंतखाबात के इनकाद की तारीख देने का मामला। और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी बज़ाहिर इस बात पर बज़िद नज़र आते हैं कि वो इंतखाबात की तारीख देंगे, बावजूद इसके कि जो रियासत के इदारे हैं, चाहे वो अटार्नी जनरल का ऑफिस हो या वजारत कानून हो, तहरीरी तौर पर यह आगाह कर चुका है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को कि इंतखाबात की तारीख देना अब उनका काम नहीं है। ये इंतखाबात की तारीख देने का काम इलेक्शन कमीशन ने करना है। लेकिन उसके बावजूद भी वो अभी तक इस बात पर कॉरस्पॉन्डेंस जारी रखे हुए हैं कि वो इंतखाबात की तारीख देंगे। वो इंतखाबात की तारीख 8 सितंबर के बाद दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, ये भी एक अपनी जगह पे सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सदर आरिफ अलवी इंतखाबात की तारीख देकर मुल्क में एक बार फिर एक ऐसा आइनी और सियासी बहरान पैदा करेंगे जिसका असरात हमें मईशत पर नजर आएंगे। और सदर आरिफ अलवी ये इंतखाबात की तारीख देकर किसे मुतमईन करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, मईशत किसी हद तक बेहतर होती हुई नजर आ रही है, डॉलर की कीमत गिरती हुई नजर आ रही है, स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ये सारी चीज़ें डीफोकस हो जाएंगी अगर एक नई बहस का आगाज़ किया जाएगा कि इंतखाबात की तारीख कौन देगा। तो इस सारी सूरत हाल में ये सवाल अपनी जगह पे हल तलब होगा कि सदर आरिफ अलवी किसे मुतमईन करना चाहते हैं। पहले वो अपनी पार्टी के चेयरमैन को मुतमईन करना चाहते थे, अब क्या साबिक खातून अव्वल की हिदायत पर अमल कर रहे हैं। ये सारे वो सवाल हैं जो आज हम अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रा बात करते हैं सियासी मामले की। और सियासी मामले का आगाज़ हुआ, बिलावल भुट्टो जरदारी ने चंद रोज़ कब मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने एक बार फिर 90 दिन में इंतखाबात करवाने के मामले को दोहराया। सुनिए बिलावल ने कहा क्या। पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि इलेक्शंस जल्द अज जल्द करवाया जाए, इलेक्शंस आइन के मुताबिक करवाया जाए, इलेक्शंस 90 दिन में हो ताकि हम वो इलेक्शंस जीत के पाकिस्तान के अवाम का खिदमत कर सकें, पाकिस्तान का अवाम को इन मुश्किल मुआशी सूरत हाल से। अभी बिलावल भुट्टो जरदारी का ये बयान नाजरीन हेडलाइंस की जीनत ही बना हुआ था कि मफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की और उन्होंने एक बयान दिया कि मुल्क की मईशत इंतखाबात की तारीख से ज़्यादा अहमियत की हामिल है। प्रेसिडेंट जरदारी जो हैं मफाहमत के बादशाह कहलाते हैं और बज़ाहिर ऐसा लगा कि वो साहबजादे और पार्टी के चेयरमैन के बयान में जो डैमेज कंट्रोल था उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, डैमेज कंट्रोल मिशन पर थे। अभी उन्होंने डैमेज कंट्रोल किया या नहीं किया, बिलावल ने एक और बयान दागा। सुनिए क्या कहा। घर के मामलों में मैं सदर जरदारी साहब की बातों पे पाबंद हूँ। जहाँ तक सियासी बातें हैं और जहाँ तक आइन की बात है और जहाँ तक पार्टी पॉलिसी है, तो मुझे अपने कारकुन के और अपना पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो फैसले हैं उन पे पाबंद है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हॉट एंड कोल्ड की पॉलिसी पर न सिर्फ अपने वालिद और पार्टी के शरीक चेयरमैन के बयान पर अपना रद्द-ए-अमल दिया, बल्कि इत्तेहादियों को भी आड़े हाथों लिया। सुनिए इत्तेहादियों के लिए उन्होंने क्या कहा। अपने कंधों पे लाशें उठा के इलेक्शन लड़ने के आदी है। हमने ना माजी में इलेक्शन से भागे हैं, ना आज इलेक्शन से भाग रहे हैं। हाँ, अगर हमारा चंद इत्तेहादी इलेक्शन से भाग रहे हैं तो उनको भागने दे, उनको भागने दे। जब आप इलेक्शन से भागते हो तो कोई ना कोई आके आपका जगह ले लेगा। जब बिलावल ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों को आड़े हाथों लिया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी तुर्की ब तुर्की जवाब दिया और मियां जावेद लतीफ़ मैदान में आए और उन्होंने ये याद दिलाया कि ये इत्तेहादी हुकूमत तो थी ही नहीं और हमारा कोई इत्तेहाद नहीं था, ये एक कौमी हुकूमत थी। सुनिए जावेद लतीफ़ ने क्या कहा। और जाते जाते मियां जावेद लतीफ़ ने यह भी पीपल्स पार्टी को याद दिलाया या ताना देने की कोशिश की कि जब सीसीआई की मीटिंग हुई तो पीपल्स पार्टी को यह पता था कि नई हल्काबंदियों पर इंतखाबात होंगे, 90 दिन में नहीं होंगे। नाज़रीन, मियां जावेद लतीफ़ ने जो भी गुफ्तगू की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जवाब था। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हमारे साथ हैं, साबिक वफाकी मुशीर कमरुज़्ज़मान कायरा साहब। कायरा साहब, आपको खुश आमदीद कहता हूँ और सबसे पहला सवाल आपके सामने ये रखूँगा, इत्तेहादियों को छोड़ें, ये बताएं कि पार्टी चेयरमैन और शरीक चेयरमैन के दरमियान क्या चल रहा है। ये हॉट एंड कोल्ड तयशुदा है या फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दोनों में, चेयरमैन और शरीक चेयरमैन में मौजूद है? पहले तो जी
डिफरेंस के लिए जरूरी है कि उसका कोई नफा नुकसान हो। अगर आपने ये सवाल रेज करना है कि ये कोई प्लान तो नहीं है, अगर इस पे कोई आपने फीस ढूंढनी है, तो पहले आपने ये रिलेट करना है कि इसको नफा या नुकसान होगा अगर दोनों अलग अलग स्टेटमेंट्स देंगे। मुझे तो उसमें कोई अलग अलग कोई नफा नुकसान नहीं नजर आ रहा। सही। आपके अग्रीमेंट में हो तो मुझे बताइए, सो दैट मैं उसके सामने रखते हुए मैं जवाब दे पाऊं। मुझे ऐसा एक तासुर मिलता है, या एक आम आदमी ने ये तासुर लिया होगा, ये हमारी ओपिनियन है, आप डिफर कर सकते हैं, कि बिलावल भुट्टो साहब जिसे कहते हैं वो जरा गर्मी हॉटनेस दिखा रहे हैं, और आसिफ अली जरदारी साहब का जो बयान था जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पे ये कहा कि इंतखाबात की तारीख से ज्यादा मुल्क की मईशत के फैसले अहम है, तो ऐसा लगा कि ये हॉट एंड कोल्ड है। अब ये सवाल है कि ये बिटवीन चेयरमैन एंड जो आपके को चेयरमैन है, ये डिसाइडेड है कि इस पॉलिसी पे चलना है, या फिर दोनों के ओपिनियन में ही इख्तलाफ है? मैं दोबारा अपना सवाल दोहराता हूं। दोनों अलग चीजें हैं, इनको अलग अलग देखिएगा। एक है क्या हल्का बंदी के बाद इलेक्शन कराने चाहिए, इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, और दूसरा है कि इस वक्त पाकिस्तान की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। जरदारी साहब ने दो बातें कही। एक उन्होंने कहा कि हमें पहले इस मुल्क की मईशत का ख्याल करना चाहिए, सियासत बाद में होती रहेगी। सही। सियासत से मुराद यह है कि हमें अपने सियासी वाबस्तगियों से, जमाती वाबस्तगियों से, जमाती जो इंटरेस्ट है उससे ऊपर उठ के भी देखने की जरूरत है कि आज पाकिस्तान की इकोनॉमी आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 होनी चाहिए। ये बात सिर्फ वो नहीं कह रहे, आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, बिलावल साहब भी कह रहे हैं, पाकिस्तान का हर ज़ीशोर कह रहा है कि अगर हमने इकोनॉमी को, मईशत को सहारा ना दिया तो फिर काम खराब होगा। तो जिस तरह हम माजी में कहते थे कि हम सियासत नहीं रियासत बचा रहे हैं, हम वो फैसले कर रहे हैं जो कि अवाम में गैर मकबूल है, और इलेक्शन से पहले गैर मकबूल फैसले करना बुनियादी तौर पे सियासत कुर्बान करने का नाम है, बिल्कुल, क्योंकि उससे लोग नाराज होंगे। इसी तरह की ये बात है, इसका दूसरे सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है। चले, आपका ओपिनियन जो मुझे समझ आया, आप कह रहे हैं इख्तलाफ कोई नहीं है। मैं जरा इस पे वजाहत कर दूं, मैं वजाहत कर दूं ना। जी जी। दूसरा हिस्सा है कि क्या इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, आइन ये कहता है, या इलेक्शन हल्का बंदियों के बाद जल्द अज जल्द होने चाहिए, आइन ये कहता है। इस पे दोनों पैरा मौजूद है, और दोनों का मकसद और मंशूद क्या है कि इलेक्शन डिले नहीं होने चाहिए। सही। जरदारी साहब ने भी ये कहा, और बिलावल साहब ने पहले भी कहा, बाद में भी कहा कि 90 दिन में इलेक्शन पीपल्स पार्टी का मुतालबा था और है। कायरा साहब, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर फर्ज करें बहुत ही जरूरी है तो इलेक्शन 100 दिन में या 120 दिन में होनी है। चले, ठीक हो गया, आपकी बात समझ आ गई कि अगर मईशत और रियासत के मामलात हैं तो 120 दिन भी पीपल्स पार्टी को काबिल कबूल होंगे। एक और अहम नुक्ता आपके सामने रखना चाहूंगा, इस वक्त इस्लामाबाद में बड़ी बाज़गश्त है कि सदर आरिफ अलवी इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं। मैं आपकी बात पहले करेक्ट कर लूं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मईशत और इलेक्शन में 120 दिन। मैंने ये कहा है कि अगर हल्का बंदियां होना आईनी तौर पे जरूरी है और 120 दिन चाहिए तो भी डेट दे दी जाए। ठीक है, फेयर इनफ, बिल्कुल ठीक है, फेयर इनफ। और यही बात आपके चेयरमैन ने भी पहले की, लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल उसमें एक मखमसा अपनी जगह पे मौजूद है, और वो क्लैरिटी इलेक्शन की डेट से ही अपनी जगह पे आएगी। जब इलेक्शन की डेट की कायरा साहब बात करते हैं तो एक तासुर है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी अगले 24 से 48 घंटों में, एक तासुर इस्लामाबाद में मौजूद है कि वो इलेक्शन की डेट दे सकते हैं, बावजूद इसके कि अटार्नी जनरल वजारत कानून उन्हें बता चुके हैं कि वो नहीं देंगे, नहीं दे सकते। 8 सितंबर के बाद क्या आईनी तौर पर, चूंकि अब वो डे टू डे अफेयर्स के प्रेसिडेंट हैं, तो वो इस किस्म का कोई फैसला करते हैं तो पीपल्स पार्टी का रिएक्शन इस पे क्या होगा? देखिए, सदर या वजीर आजम होते हैं, उनके आइन के अंदर दिए गए इख्तियारात होते हैं। केयर टेकर गवर्नमेंट में भी वजीर आजम ही होता है, सही, लेकिन उसके इख्तियारात कर्टेल कर दिए जाते हैं, ये एक और इशू है। लेकिन उसको सदर साहब के पास जो आइन हैं, उनका इख्तियार इलेक्शंस की डेट देना नहीं है, लिहाजा मुझे नहीं तवक्को कि वो डेट देंगे। बाकी स्पेकुलेशंस हैं,
स्पेकुलेशंस के ऊपर कोई बात नहीं की जा सकती। अगर कोई ऐसा मौका आया तो फिर बात करें। थैंक यू कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, आप हमारे साथ थे, आपने अपनी पार्टी की पोजीशन हमारे सामने रखी, इंतखाबात की मुमकिन तारीख और जो पार्टी के मामलात हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सवाल रह गया, लेकिन कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे आसिफ किरमानी साहब, उनसे ज़रा नून लीग की पोजीशन इस सारी सूरत हाल पर लेंगे। एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गुफ्तगू कर रहे थे कमरुज़्ज़मान कायरा साहब से। अब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सेनेटर आसिफ किरमानी साहब हैं। और आसिफ किरमानी साहब एक ज़माने में जिसे कहते हैं, वो जब मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में होते थे तो बड़े उनके करीब रहे हैं। और मियाँ जावेद लतीफ़ ने जहाँ एक गुज़िश्ता प्रोग्राम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लिया, उन्होंने एक दो इंकशाफात भी किए। वो क्या है ज़रा सुनिए। खासकर एक्सटेंशन के मामले पर वो कहते हैं कि पहली एक्सटेंशन भी जो जनरल बाजवा को दी गई, मियाँ नवाज शरीफ उस फैसले में ऑन बोर्ड नहीं थे। सुनिए मियाँ जावेद लतीफ़ क्या कहते हैं। आसिफ किरमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ किरमानी साहब के सामने एक सवाल रखूंगा। मियाँ जावेद लतीफ़ ने जो गुफ्तगू की है, किरमानी साहब एक तासुर ऐसा मिलता है कि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ये कहना चाह रहे हैं कि नवंबर 2022 में एक्सटेंशन ना देने की बुनियादी वजह मियाँ नवाज शरीफ का फैसला था, लेकिन जो पहली एक्सटेंशन थी उस मामले पर भी मियाँ नवाज शरीफ ऑन बोर्ड नहीं थे और जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल गई और नून लीग खामोश हो गई। आप इस बात से इत्तफाक करते हैं मियाँ जावेद लतीफ़ की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब। अच्छा देखें, गुजारिश ये है कि मेरी इस बारे में अपनी कुछ मालूमात हैं, और वो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब हमेशा भी ये एक्सटेंशंस वगैरह के वो खिलाफ ही रहे हैं। और जब राहील शरीफ साहब का मामला भी आया था तो मुझे याद है कि उस वक़्त भी मियाँ साहब ने कहा था कि मैं बाय बुक चलूँगा, और यहाँ तक कि उन्होंने अपने कुछ लोगों की मौजूदगी में, जिसमें मैं भी शामिल था, उन्होंने ये फरमाया था कि अगर मैंने एक्सटेंशन देनी होती तो उस वक्त उनके एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर थे जावेद असलम साहब। तो मियाँ साहब उनसे बहुत मुतमईन थे उनकी कारकर्दगी से, लेकिन उनकी रिटायरमेंट करीब आ चुकी थी। तो मियाँ साहब ने, मुझे अच्छी तरह याद है, एक महफिल में ये फरमाया था कि अगर मैंने एक्सटेंशन देनी ही होती तो मैं जावेद असलम साहब को ही देता, लेकिन चूंकि मैं इन प्रिंसिपल इन एक्सटेंशन के खिलाफ हूँ, इसलिए उन्होंने राहील शरीफ साहब को भी एक्सटेंशन नहीं दी। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, अब देखिए उसमें सूरत हाल ये है कि आपको याद होगा जब एक्सटेंशन का जनरल बाजवा का, ये मैं बात कर रहा हूं जो 60 से जब 64 साल की एज बढ़ाई गई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वोट किया, मियां नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर किया। मैं आता हूं, जरा मुझे थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड में जाना है। आपको याद होगा कि उस वक्त ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था, और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो गालिबन चीफ जस्टिस थे खोसा साहब, उन्होंने पार्लियामेंट को कहा कि आप इस पर कानून साजी करें और इस मामले को तय करें। However, having said that, मैं समझता हूं कि वो जो एक्सटेंशन का फैसला था, जो उस वक्त जनरल बाजवा की फर्स्ट एक्सटेंशन का, वो नहीं करना चाहिए था, एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए। सर लेकिन मेरा सवाल ये है कि वो एक्सटेंशन देने का जो वोट था, नून लीग ने मियां नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर दिया। देखिए उसमें जो मेजॉरिटी थी लोगों की, उसमें मियां साहब ने एक मीटिंग तलब की थी और इस मामले पर फैसला करने के लिए, और आपको याद होगा कि उन दिनों कुछ लोग लंदन गए थे। बिल्कुल मुझे याद है, आर्काइव्स में मिल जाएंगी चीजें। बिल्कुल, वो जो लोग वहां तशरीफ ले गए थे, जब उनके साथ मुशावरत हुई तो जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उन लोगों ने नवाज शरीफ साहब पर प्रिवेल किया। मेजॉरिटी का ये ख्याल था कि इस वक्त चूंकि हालात कुछ ऐसे थे बकौल उनके कि इस वक्त एक्सटेंशन दे दी जानी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ना चाहते हुए भी मियां साहब उस वक्त बेबस हो गए थे, मैं ये कहूँ। चलें, ये आपने फेयर इनफ और आपने बिल्कुल क्लियर बात रखी। सर दूसरा सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। इलेक्शन की डेट्स के मामले पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ताने दे रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि इत्तेहादी खौफजदा हैं इलेक्शन से। तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इतनी घबराई हुई है इंतखाबात से कि बिलावल भुट्टो अब उन्हें ताने देंगे इंतखाबात की तारीख के? देखिए ये पॉलिटिक्स है,
और इसमें सियासी बयानबाजी चलती है। अब बिलावल साहब कुछ कह रहे हैं, उनके वालिद मोहतरम वो कुछ और कह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है पहले वो अपने घर में कंसेंसस पैदा करें कि वो क्या चाहते हैं, उसके बाद वो किसी दूसरे पर इल्ज़ाम लगाएं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जहां इतना अरसा 16 महीने सब ने इकट्ठे काम किया, तमाम फैसले उन्होंने बामी मुशावरत से किए, और वो तो बड़ा शहबाज साहब की तारीफ करते होते थे, बिलावल साहब उनकी क़यादत पर एज अ प्राइम मिनिस्टर एतमाद करते थे। तो मैं समझता हूं कि अब चूंकि इलेक्शन के आगे दिन आने वाले हैं, हर पार्टी जौन सी है वो दूसरी पार्टी के मुकाबिल खड़ी होगी, तो उसमें जाहिर है आपको और भी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी। इसको बस आप एक सियासी चार्ट के तौर पर, आप कह रहे हैं ये इंतखाबी शोला बयानियां हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, ये सियासी हवाई फायरिंग कह लें, सियासी हवाई फायरिंग, ठीक हो गया। सर, एक और अहम नुक्ता आपके सामने रखना चाहूंगा, मैंने कायरा साहब के सामने भी रखा है। इस वक्त इस्लामाबाद में जिसे कहते हैं टॉक ऑफ द टाउन कहें या शाराए दस्तूर पर सुनी जाने वाली एक गूंज है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी इंतखाबात की कोई तारीख देने पर गौर कर रहे हैं 24 से 48 घंटों में, बावजूद इसके कि जो वजारत कानून है, अटारनी जनरल का ऑफिस है, वो उन्हें बता चुका है कि ये काम अब इलेक्शन कमीशन ने करना है। लेकिन अगर वो कोई तारीख देते हैं, जो मुल्क में इस वक्त एक एंटी स्मगलिंग की ड्राइव चल रही है, डॉलर नीचे आ रहा है, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, इन सब से हट के हम दोबारा एक पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट में, अदालतों में, उन चक्करों में नहीं पड़ जाएंगे आपके ख्याल में? मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूं आपसे कि देखिए, इलेक्शन करवाना और स्पेशली इलेक्शन एक्ट के बाद जिसको पार्लियामेंट ने मंजूर किया है, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। जहां तक सदर का रोल है, मैंने तो कभी उनको पाकिस्तान का सदर तस्लीम नहीं किया, क्योंकि वो पहले दिन से उनके जो एक्शंस हैं वो तो एक पीटीआई के वर्कर के तौर पर काम कर रहे थे और आज तक कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि उनका कोई भी फैसला जो माजी में भी उन्होंने लिया या अब भी अगर कोई वो क्राइसिस या केओस पैदा करना चाहेंगे तो मैं समझता हूं ये बहुत डिससर्विस होगी। असूलन तो इखलाकी तौर पर उनको चाहिए था कि जब ये असेंबलियां चली गई थी और जब उनकी तमाम इमरान खान वगैरह ने सब ने इस्तीफे दे दिए थे, तो इनको भी इस्तीफा देके इज्जत से घर चले जाना चाहिए था। अब आई डोंट नो कि ये नजर तो यही आता है कि इनमें इनकी मेलाफाइडी शामिल है, इनकी बदनीयती शामिल है कि इस ओहदे से चिमटे रहो और खुसूसन जब मुद्दत पूरी हो गई है, भाई घर जाओ, जान छोड़ो, आगे तुमने किरमानी साहब आपको ये नहीं लगता, किरमानी साहब आपको ये नहीं लगता कि वो इस ओहदे से अपनी सियासी जमात को फायदा पहुंचा सकते हैं? हो सकता है उन्हें कैदी नंबर 804 या अटक जेल से हिदायत ना आ रही हो, साबिक खातून अव्वल हिदायत दे रही हूं। देखें जी, जो भी, मुझे नहीं मालूम कौन उनको हिदायत दे रहा है, नहीं दे रहा, या वो खुद अपनी शाह से ज्यादा शाह के वफादार बने हुए हैं, लेकिन जो कुछ भी वो कर रहे हैं और माजी में उन्होंने किया, देखे ना, उन्होंने तो आइन की खुद वायलेशन की। जब उन्होंने वजीर आजम से बिल्कुल आपका बहाना बनाकर पॉइंट है, लेकिन मेरे पास 90 सेकंड्स है, मैं चाहूंगा कि आप एक अहम सवाल को रिस्पॉन्ड करें। मियां नवाज शरीफ साहब के आप बड़े करीब रहे, आखिरी राब्ता आपका कब हुआ है और उनकी वापसी आसिफ किरमानी को कब तक नजर आती है? देखिए, मेरा उनसे वक्तन फ़ोक्तन राब्ता रहता है और मैं समझता हूं कि चूंकि अब शहबाज शरीफ साहब ने ये खुद ऐलान किया है, नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में लंदन में, तो यहाँ पाकिस्तान बैठा हूं और वो मेरी पार्टी के सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, और उनका जो कहा है मैं उसको मोतबर जानूंगा। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब अक्टूबर में आएंगे, तो मेरे पास इस पर कोई दो राय नहीं है जी। अच्छा, अक्टूबर में आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया हुआ है, लेकिन हमारी मालूमात ये हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन नहीं कर देता। तो आपके ख्याल में मियां साहब की जो शराइत हैं वापस आने के लिए, उनमें इंतखाबात की तारीख भी शामिल है दीगर शराइत के साथ? देखिए, एक ये पार्टी में ये ज़रूर एक राय पाई जाती है कि नवाज शरीफ साहब को उस वक्त आना चाहिए इलेक्शन से कोई 1.5-2 माह कबल, ताकि एक वो इलेक्शन का टेम्पो बन चुका होता है, इलेक्शन फीवर
बन चुका होता है, तो उस टेम्पो में आना उनका ज्यादा मुनासिब है। सही। ना वो बहुत पहले आए ना बहुत बाद में आए, सही। तो हो सकता है वो कोई ऐसी बात वो उसको कंसिडर करें। लेकिन जहां तक मुझे मालूमात है मेरी कि अभी तक तो नवाज शरीफ साहब का जो आना है वो अक्टूबर में ही, मुझे उम्मीद है कि वो तशरीफ ला रहे हैं जी। ठीक है, आसिफ किरमानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ओपिनियन हमने आपके सामने रखी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कोशिश करेंगे कि सारी सूरत हाल को इस्लामाबाद के सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार कैसे देखते हैं वो आपके सामने रखें। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम अपनी बातचीत को एक सीनियर सहाफ़ी की तरफ ले जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। लेकिन उससे पहले एक अहम इशू की तरफ आपकी, जैसे कहते हैं, तवज्जो होना ज़रूरी है। बलूचिस्तान के ज़िला डेरा बुगटी में 6 फुटबॉलर्स जो है वो दहशतगर्दों की जानिब से अगवा किए गए। हमने कोशिश की कि इस सिलसिले में हमारा राब्ता हो बलूचिस्तान के नौजवान वज़ीर खेल नवाबज़ादा जमाल रईसानी से, वो नहीं हो पा रहा। लेकिन ये इशू अब भी अपनी जगह पर बरकरार है। वफाकी वज़ीर दाखिला का ताल्लुक भी डेरा बुगटी से है और जमाल रईसानी ख़ुद स्पोर्ट्समैन है। मेरी मालूमात के मुताबिक दोनों अपनी एफ़र्ट्स कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के इन 6 नौजवान खिलाड़ियों को जल्द से जल्द बाजियाब कराया जाए। अब तक उसमें कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई है, कुछ चीज़ें चल रही हैं जिन्हें अभी डिस्क्लोज़ नहीं किया जा रहा। लेकिन हम आएंगे अपने पॉलिटिकल टॉपिक की तरफ। मेरे साथ इस वक्त इस्लामाबाद के सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार शौकत पराचा साहब मौजूद हैं। पराचा साहब, सबसे पहले बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान जो कुछ है वो तयशुदा है या इख्तलाफ? थैंक यू वेरी मच। तयशुदा है या इख्तलाफ है, यानी तयशुदा और इख्तलाफ में देखें, आसिफ अली जरदारी साहब साबिक सदर रहे हैं, उनकी तरफ से जो भी बात आई है मेरा ख्याल है यही आना चाहिए थी, क्योंकि इस वक्त मईशत ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और जो जरदारी साहब ने बात की है मईशत के हवाले से, यही बात मियाँ शहबाज शरीफ भी कहते रहे हैं, यही बात मियाँ नवाज शरीफ भी कहते हैं। तो जो पाकिस्तान के सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, अगर ये नहीं कहते तो मुझे फिर ताज्जुब होता कि कमाल है। और नौजवान कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब की बात घर पे मानने का पाबंद हूं, सियासी तौर पर नौजवान जो है, देखें रिंद साहब, मत भूलें कि इलेक्शन की बातें हो रही हैं। कब इलेक्शन होते हैं वो हम अभी नहीं बात कर रहे हैं, हम दूसरे टॉपिक पे बात कर रहे हैं। लेकिन हर सियासी जमात जब इलेक्शन सीजन आता है एक नैरेटिव बनाती है। बिलावल भुट्टो जरदारी इस नैरेटिव को लीड कर रहे हैं। आसिफ जरदारी ने आकर नहीं खिताब मतलब करने, परफॉर्मेंस के बजाय नैरेटिव पे इलेक्शन लड़ेंगी जमातें, चाहे वो पीटीआई हो, पीएमएल, एनओ या पीपल्स पार्टी हो। ये तयशुदा बात है। नहीं, नैरेटिव ही होता है। अच्छा, कोई भी इलेक्शन परफॉर्मेंस पे नहीं, कोई भी इलेक्शन हो नैरेटिव होता है। उस नैरेटिव का एक कंपोनेंट परफॉर्मेंस है, नैरेटिव का एक कंपोनेंट आपका एक अप्रोच है, नैरेटिव का एक, यानी नैरेटिव इज अ स्टोरी कि आप। लेकिन आपने इनसाइट शेयर नहीं की पराचा साहब कि तयशुदा है या वाकई चेयरमैन और शरीक चेयरमैन में इख्तलाफ यानी है? अगर आप मुझे कहें कि इख्तलाफ है तो मतलब ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इत्तफाक तयशुदा है या इख्तलाफ? कोई इख्तलाफ नहीं होता, कोई इख्तलाफ नहीं होता। हर स्टेज का इंसान अपने लेवल की बात करता है। सही। बिलावल भुट्टो ने पार्टी लीड करनी है गलियों में, बाजारों में, सड़कों में, चौराहों में, शाहराहों पर। आसिफ अली जरदारी ने बैठ के एक ड्राइंग रूम में जो चीजें तय करनी है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो मैं उस दोनों अपने अपने रोल को प्ले कर, दोनों अपने अपने किरदार को अदा कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी मसलन जब सियासी जलसों में जाते हैं, वो क्या आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, वो कल भी महंगाई की बात कर रहे थे, वो परसों भी महंगाई की बात कर रहे थे, वो एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे। 16 महीने उसे कम नहीं कर सके। 16 महीने में अगर आप वाकई समझते हैं कि 16 महीने में जमीन आसमान एक किया जा सकता है, पराचा साहब, जमीन आसमान कैसे एक नहीं किया जा सकता? 10 दिन में एंटी स्मगलिंग ड्राइव पे डॉलर 296 पर आ गया। यही FIA है, वही कस्टम्स है, सब कुछ हो रहा है। आपने सच्ची बात, सही बात कर दी। यही FIA है, यही कस्टम है, यही स्मगलरों के खिलाफ एक्शन है, यही वापडा वाले हैं। और मजे की बात ये, और मजे की बात ये, वजीर आजम भी एक सियासतदान है, वजीर दाखिला भी एक सियासतदान। अच्छा, मैं वही कह रहा हूँ, आपने बड़ी जबरदस्त बात कर दी। यही FIA वाले हैं, यही वापडा वाले हैं, तो पहले क्यों नहीं कुंडे उतरवा सके? सियासी मसलियत है। नहीं नहीं, ये तो एक बात होती है ना, यानी मुफ्त की बिजली जो ले रहे हैं उसमें सियासी मसलियत कौन सी है? जो बिजली चोरी करवा के पैसे ले रहे हैं, यानी मैं जो बात करूंगा हो सकता है आप उससे
इख्तलाफ करें, हमारे पास जितनी विंडोज डिसीजन मेकिंग की कम होती हैं उतना अच्छा इम्प्लीमेंटेशन नहीं, होती है। आप यानी ये जो बिजनेस है, हाँ। करप्शन जिसको कहते हैं, हाँ। इसको तो हर वजीर आजम, हर सदर कहता रहा कि ग्राउंड लेवल पे बड़ी करप्शन है। अब लाइन मैन जो जाकर पैसे लेता है कि मीटर आपका इतना ही रहेगा, अच्छा चलिए पॉलिटिकल साइड पे वापस आते हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने ताने दिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम को कि वो इंतखाबात से घबरा रहे हैं। पीपल्स पार्टी खुद इंतखाबात के लिए तैयार है या फिर उन्हें भी कोई परेशानी आपको लगता है कि सिंध में लाहक है जिसकी वजह से वो समझते हैं कि इंतखाबात जल्दी हों, जो भी नतीजा आना है मतलब डैमेज कंट्रोल किया जाए? देखें, नून लीग को कम ताना था, एमक्यूएम को ज़्यादा ताना था। जो बार बार कहा भी गया कि बल्दियाती भी आप नहीं लड़े तो एमक्यूएम की तरफ था। सही। सो नंबर 1 नून लीग भी है, जाहिर है कि वो भी कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन हो। अब पीपल्स पार्टी नहीं समझती कि सिंध में उनको कोई नुकसान है या नुकसान हो सकता है या होने वाला है। खुद बिलावल भुट्टो जरदारी, मैंने नवीद कमर साहब का मैंने इंटरव्यू किया, उससे हट के जो निगरान वजीर दाखिला हैं हारिस नवाज साहब, वो बार बार इन चीज़ों की तरदीद कर रहे हैं कि किसी के घर पे कोई छापा नहीं पड़ा, किसी सियासतदान के घर से कुछ पैसे नहीं निकले। अब मैं चलें बिलावल भुट्टो या दीगर अगर वो मिट्टी डाल रहे हैं, फ़र्ज़ किया, लेकिन वजीर दाखिला जो एक ब्रिगेडियर हैं हारिस कुछ नवाज तो है साहब, जिसकी पर्दादारी कुछ है, भी नहीं है। मेरी बात सुने, कुछ भी नहीं है। आपके सामने अरबाब गुलाम रहीम साहब को भेजा गया था चेयरमैन पीटीआई की तरफ से कि जाएं पीटीआई को जो है ना आप सिंध को फतह करें पीटीआई के लिए, तो किधर गए अरबाब गुलाम रहीम साहब? अच्छा, आप या समझते दूसरे हैं कि पीपल्स पार्टी को कोई परेशानी सिंध में? जीडीए ऑलरेडी एक अलायंस है, जीडीए हर इलेक्शन में अलायंस बनता जीडीए, है। मौलाना, एमक्यूएम जो मिल के तैयारियां मैं कह रहा हूँ हर एक की अपनी पॉकेट्स है ना, यानी जीडीए की जहां जहां पॉकेट है वो है। सर एमक्यूएम की आप एग्री करें या डिसएग्री करें, ग्राउंड रियलिटीज ये हैं कि अगर सखर में एमक्यूएम, जीडीए और मौलाना फजलुर रहमान के राशिद महमूद सुमरो साहब इकट्ठे हुए तो प्रॉब्लम कर सकते हैं। मतलब खुर्शीद शाह साहब को हरा सकते हैं, ये मैं मतलब प्रॉब्लम तो कर सकते हैं अगर इकट्ठे हो जाते हैं। जितने मर्जी इकट्ठे आप राशिद महमूद सुमरो की फॉलोइंग से इनकार कर सकते हैं। जितने मर्जी इकट्ठे हो जाएं, देखिए जितने मर्जी इकट्ठे हो जाएं, जो कुछ पीपल्स पार्टी सिंध में है, पीपल्स पार्टी इंटैक्ट है। पहले से ज्यादा आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी को मजबूत कर चुके हैं। मतलब आप समझ रहे हैं 2/3 सिंध में पक्की है, मरकज मिले या ना मिले। मरकज देखें, मरकज में और फैक्टर्स हैं। सही। पंजाब सबसे बड़ा फैक्टर है। आपको लगता है मरकज में हाथ हो गया पीपल्स पार्टी से? इस्तेहकाम पार्टी जो बनी है वो इस्तेहकाम पार्टी वालों पे नजरें थी पीपल्स पार्टी की। उम्मीद वही थी। लेट्स एक्सेप्ट इट कि जो इलेक्टेबल से कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी को एक रंजिश है, पीपल्स पार्टी को एक खलिश है, पीपल्स पार्टी इसको एक अपनी सियासत के लिए कोई हेल्दी फिनोमिनन नहीं समझ रही। अब ज़रा एक अहम नुक्ते की तरफ आपका ओपिनियन चाहूँगा और इंसाइट्स भी चाहूँगा। एक बार फिर इस्लामाबाद में टॉक ऑफ द टाउन है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब इंतखाबात की तारीख देने जा रहे हैं, तो आपको क्या इत्तलात आ रही हैं? देखिए, पिछली जुमेरात को मुझे इत्तला मिली कि सदर साहब ने कोई 6-7 बजे, 5 बजे, 4 बजे जो भी था आफ्टरनून, लेट आफ्टरनून में, इवनिंग में एक डिस्कशन की है कि जी हम इलेक्शन करवाएं आइन का आर्टिकल 48 क्लास 5 के तहत। सही। लेकिन जो डिट्रैक्टर्स हैं इस थ्योरी के, वो कहते हैं कि 48(1) में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि इन फंक्शंस ऑफ his office president will act upon the advice rendered by federal cabinet, prime minister। ठीक है, बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। तो पहला आर्टिकल एडवाइस का पाबंद करता है, 5 बाद में आता है, उसके बाद आप फिर उसके बाद आता है। लेकिन सदर साहब ने जब वो एक डिस्कशन की तो अब तो सबको पता है जुम्मे वाले दिन 2 बड़े साहिबान गए, डिस्कशन हुई इसी मामले पे। आज भी कुछ ऐसी इतलात हैं, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक अजीब सी रियलिटी है हमारे मुल्क में। क्या अगर वो डेट देते हैं सुने तो उसके बाद क्या हो? ये एक ऑफिस है सदर साहब का जो अपना टेन्योर पूरा कर चुके हैं। अब वो बैठे हैं, मैं वो टर्म यूज नहीं करना चाह रहा जो साले जाफर साहब ने उर्दू में लिखी थी, बिकॉज ही इज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, हेड ऑफ द फेडरेशन। एक रिस्पेक्ट हमें करना चाहिए, कोई करे ना करे, ठीक है, सीधी सी बात है। लेकिन आप जो फरमा रहे हैं ना,
एक जो रियासत का इंस्टीट्यूशन है विच इज़ सुप्रीम कोर्ट, रियासत का 3 सतून है ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक डेट दी थी। अगर वो सतून की डेट पे अमल नहीं हुआ तो सदर साहब की डेट पे फिर कैसे अमल होगा? सही। एक आपके नहीं ख्याल में कि उन्हें पहले अगर कैदी नंबर 804 से हिदायत आती थी, अटक जेल से आती थी, अब उनकी फैमिली भी प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को हिदायत दे सकती है, ऐसी कोई इत्तलात हैं? आप सीधी बात करें कि बुशरा बीबी के हवाले से जो बातें हो रही हैं इस्लामाबाद में टॉक ऑफ द जी टाउन, वही ना, आप वो सीधी तरह बात करें ना। रिंद साहब आप कब से डिप्लोमेट हो गए, मुझे ये सर आपके पास से इंसाइट निकालने के लिए हमें डिप्लोमेट बनना पड़ता नहीं, है। देखे ना, उनकी पार्टी हदायत दे नहीं सकती, दे रही है बार बार। सही। उनकी पार्टी, सदर साहब जिस पार्टी के प्लेटफॉर्म से वो सदर, आईनी तौर पे उन्हें सदर होना चाहिए, पार्टी ये इस नोशन से मैं एग्री नहीं करता। ठीक है, ओके। क्योंकि जो पार्टी आपको इस बनाती है आप उसी के पाबंद होते हैं। एग्जैक्टली, ये नेचुरल है। 30 सेकंड्स में ये बताएं कि हिदायत अब अटक से आ रही हैं या जमान पार्क से? भाई बात यह है कि उनकी पार्टी ने, कोर कमेटी ने भी कहा था, कोर कमेटी का बाकायदा इजलास हुआ, उसमें कहा गया, फिर उनको लेटर भी लिखे जा रहे हैं। तो आप जो जमान पार्क या अटक जेल कह रहे हैं या कोर कमेटी, एक ही चीज है, उसमें कोई फर्क आप नहीं समझते हैं कि जमान पार्क से भी हिदायत शामिल है? वो एक ही चीज है। ठीक हो गया। शौकत परासा साहब ने जिस सूरत हाल को हमारे सामने रखा है, अगर सदर आरिफ अलवी साहब इंतखाबात की तारीख देते हैं तो इसका सबसे पहला असर जो इस वक्त मुल्क में डॉलर की गिरती हुई कीमत है, मईशत की बेहतरी के जो इक़दामात हैं उन पर पड़ेगा और इसका नुकसान एक आम आदमी को होगा। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।